पुराने समय की बात है। हिमाचल की धौलाधार पर्वत श्रृंखलाओं की गोद में देवगढ़ नाम का एक छोटा सा खूबसूरत गांव था। गांव पहाड़ों की ढलान पर ऐसे बसा था मानो किसी ने हरे रंग की चादर पर कुछ घर बिखेर दिए हों। यहां की हवा में देवदार की महक और झरनों का संगीत घुला रहता था। इसी गांव में सबसे आखिर में जंगल के किनारे एक छोटा सा लकड़ी का घर था। उस घर में आरव नाम का एक लकड़हारा रहता था। आरव सिर्फ लकड़हारा नहीं, एक बेहतरीन काष्ठ शिल्पी था। उसके हाथ जब छेनी और हथौड़ी पकड़ते तो बेजान लकड़ी में जान डाल देते। वह लकड़ी के ऐसे खिलौने और मूर्तियां बनाता कि देखने वाले देखते ही रह जाते। लेकिन देवगढ़ जैसे छोटे से गांव में कला का कोई मोल न था। लोग उसकी कला की तारीफ तो करते, पर खरीदता कोई नहीं था। आरव की दुनिया उसके 2 बच्चों, 8 साल के बेटे रोहन और 5 साल की बेटी लीला के इर्द गिर्द घूमती थी। 3 साल पहले एक लंबी बीमारी के बाद उसकी पत्नी पार्वती उसे और बच्चों को छोड़कर हमेशा के लिए चली गई थी। उस दिन से आरव ही बच्चों की मां भी था और पिता भी। वह बहुत अच्छा, सीधा सादा और ईश्वर पर विश्वास रखने वाला आदमी था। उसकी अच्छाई और मेहनत के कारण गांव के लोग उसकी इज्जत तो करते थे, पर गरीबी एक ऐसा दाग थी जिसे कोई सम्मान धो नहीं सकता था। आरव बहुत मेहनत करता, पर इतना ही कमा पाता कि बस 2 वक्त का खाना मिल सके। कई कई रातें ऐसी भी गुजरतीं जब वह बच्चों को दलिया खिलाकर खुद पानी पीकर सो जाता। बच्चों के कपड़ों पर पैबंद लगे थे और उनके पैरों में पहनने के लिए चप्पल तक नहीं थी। यह देखकर आरव का दिल कटकर रह जाता। गांव वालों ने उसे कई बार दूसरी शादी करने की सलाह दी ताकि बच्चों को मां का साया मिल सके और घर संभल जाए, पर आरव ने हर बार मना कर दिया। उसे डर था कि कोई सौतेली मां उसके बच्चों को पार्वती जैसा प्यार नहीं दे पाएगी। उसने सोचा कि इस गांव में तो बस गुजारा ही हो सकता है, क्यों ना पास के बड़े कस्बे पालमपुर में अपनी किस्मत आजमाई जाए। वहां शायद उसकी कला का कोई कद्रदान मिल जाए। पालमपुर का रास्ता देवगढ़ से लगभग 8 मील दूर था और बीच में एक घना पुराना जंगल पड़ता था जिसे लोग देव वन कहते थे। आरव सुबह उठता, बच्चों के लिए खाना बनाता, उन्हें खिलाता और फिर उन्हें घर में ही रहने की सलाह देकर पड़ोस की एक बूढ़ी अम्मा से उन पर नजर रखने को कह देता। फिर सुबह सुबह ही अपने औजारों का थैला और कुछ बनाए हुए लकड़ी के खिलौने लेकर जंगल के रास्ते से होकर पालमपुर की ओर निकल पड़ता। पालमपुर जाकर काम करने से उसकी आर्थिक स्थिति में थोड़ा सुधार तो हुआ, पर मुश्किल थी आना जाना। देव वन का रास्ता सुनसान और कुछ हद तक डरावना था। लोग कहते थे कि उस जंगल में यक्ष और यक्षिणियां रहती हैं और सूरज ढलने के बाद वहां से गुजरना खतरे से खाली नहीं। पर आरव के लिए अपने बच्चों की भूख से बड़ा कोई डर नहीं था। पालमपुर जाते हुए आरव को अब लगभग 4 महीने हो चुके थे। उसे उस रास्ते की आदत हो गई थी। एक दिन जब वह पालमपुर से वापस अपने गांव आ रहा था तो उसे रास्ते में एक अजीब सी अनुभूति हुई। हवा में अचानक चमेली के फूलों की तेज महक घुल गई, जबकि आसपास चमेली का कोई पौधा नहीं था। उसे लगा जैसे कोई उसके पीछे पीछे चल रहा है। उसने मुड़कर देखा, पर वहां कोई नहीं था। उसने इसे अपना वहम समझा और आगे बढ़ गया। अगले दिन फिर उसी जगह पर उसे वही महक महसूस हुई। इस बार उसे पेड़ों के झुरमुट में से पायल की हल्की सी छनछनाहट भी सुनाई दी। वह थोड़ा डर गया। वह जल्दी जल्दी कदम बढ़ाने लगा। यह सिलसिला कई दिनों तक चलता रहा। कभी उसे पायल की आवाज आती तो कभी किसी के हंसने की। वह समझ गया था कि यह उसका वहम नहीं है। जंगल में कोई है जो उस पर नजर रख रहा है। एक शाम जब वह लौट रहा था तो नदी पार करने के बाद उसकी नजर एक पुराने बरगद के पेड़ पर पड़ी। वह देखकर हैरान रह गया। पेड़ की एक मोटी डाल पर एक बेहद खूबसूरत जवान औरत बैठी थी जो उसे बहुत प्यार से देख रही थी। उसने सोने के तार से खड़े हुए हरे रंग के वस्त्र पहने थे और उसके लंबे काले बाल हवा में लहरा रहे थे। उसकी सुंदरता इतनी अलौकिक थी कि आरव एक पल के लिए अपनी सुध बुद्ध खो बैठा। आरव डर गया। वह जल्दी जल्दी आगे बढ़ने लगा तो पीछे से एक गंभीर और मधुर आवाज आई, आरव रुक जाओ। न चाहते हुए भी आरव के कदम वहीं जम गए। वह औरत फुर्ती से कूदकर नीचे उतरी और आरव के पास पहुंची। उसकी चाल में एक अजीब सी नजाकत थी, जैसे वह चल नहीं रही, तैर रही हो। आरव ने कांपती आवाज में पूछा, कौन हो तुम और क्या चाहती हो?
वह औरत मुस्कुराई। उसकी मुस्कान में चांद की चमक थी। मेरा नाम मायावती है, मैं इसी वन में रहती हूं। आरव सोचने लगा कि इस जंगल में तो कोई नहीं रहता। मैं तुम्हें हर दिन यहां से गुजरते देखती हूं आरव, वह बोली। आज तुमसे बात करने का मन हुआ तो चली आई। घर में मेरे बच्चे मेरा इंतजार कर रहे हैं, आरव ने घबराहट में कहा। मुझे जल्दी जाना है। इतना कहकर आरव तेजी से आगे चलने लगा। वह घर गया और खाना बनाकर बच्चों को खिला पिलाकर सो गया। उसने उस औरत वाली घटना के बारे में ज्यादा नहीं सोचने की कोशिश की। अगले 2-3 दिन तक आरव को वह औरत नहीं मिली, क्योंकि अब दिन जल्दी ढलने लगे थे और वह अंधेरा होने से पहले ही घर पहुंच जाता था। 5वें दिन पालमपुर में काम ज्यादा होने की वजह से उसे देर हो गई। जब वह देववन से गुजर रहा था तो अंधेरा घिर आया था। उसने अपनी छोटी सी लालटेन जला ली। वह औरत फिर उसे उसी बरगद के पेड़ के पास मिली। आज लालटेन की पीली रोशनी में वह औरत थोड़ी रहस्यमयी और डरावनी लग रही थी। मेरा रास्ता छोड़ो, आरव डरकर बोला। तुम्हें क्या बात करनी है? मुझे कौन रोक टोक सकता है? वह मुस्कुराई। आरव, मैं तुम्हें दिल से पसंद करती हूं। मैं तुम्हें पिछले कई महीनों से यहां से गुजरते देख रही हूं। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा अपने बच्चों के लिए प्यार, सब कुछ देखती हूं। आरव ने कहा। मेरे 5 बच्चे नहीं, 2 हैं, और मेरे पास इन बातों के लिए बिल्कुल समय नहीं है। मैं जानती हूं आरव, वह बोली। मैं तुम्हारे बारे में सब जानती हूं। क्या तुम मुझसे विवाह करोगे? उसकी इस बात पर आरव हक्का बक्का रह गया। मैं तुम्हें जानता तक नहीं। विवाह की बात तो बहुत दूर की है। मैं अपने बच्चों का पेट मुश्किल से पाल पाता हूं। विवाह का बोझ उठाना अब मेरे बस में नहीं। आरव, अगर तुम मुझसे विवाह कर लोगे तो तुम्हारी गरीबी हमेशा के लिए दूर हो सकती है, वह बोली। अरे वाह, तुम्हारे पास क्या अलादीन का चिराग है? आरव ने ताना मारा। सोच लेना आरव, वह बोली। मैं तुम्हें यहीं मिलती रहूंगी। इतना कहकर वह औरत पेड़ों के झुरमुट में ऐसे गायब हो गई जैसे कभी वहां थी ही नहीं। अगले दिन आरव का काम में मन बिल्कुल नहीं लगा। वह जिस गांव में काम करने जाता था वहां एक मंदिर के बूढ़े पुजारी थे, पंडित रामदत्त, जो बहुत ज्ञानी माने जाते थे। आरव उनके पास गया और खुद के साथ हो रही वह सारी घटना उन्हें बताई। पंडित जी की आंखों में चिंता की लकीरें उभर आईं। बेटा, देववन में कोई साधारण स्त्री नहीं रहती। मैंने भी उस अलौकिक स्त्री के बारे में सुना है, पर कभी देखा नहीं। पंडित जी ने कहा। आरव, तुम जल्दी जाओ। अगर आज वह तुम्हें मिले तो उसे बातों में उलझा कर रखना और उसकी आंखों को ध्यान से देखना कि वह अपनी पलकें झपकाती है या नहीं। यक्ष और यक्षिणियां कभी पलकें नहीं झपकाती। और एक बात, तुम उसके पैर भी देखना कि पंजे किस तरफ हैं। आरव ने अब अपने गांव का रास्ता लिया। जब वह नदी पार करके उसी जगह पहुंचा तो मायावती वहीं उस पेड़ पर बैठी नजर आई। वह पेड़ से नीचे उतरी और आरव के पास आकर बड़े प्यार से बोली। आरव, तुमने आज देर कर दी। हां, आज काम ज्यादा था, आरव ने कहा और उसकी आंखों को ध्यान से देखने लगा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक और गहराई थी। आरव को लगा जैसे वह उन आंखों में डूबता जा रहा है। उसने देखा कि वह सचमुच अपनी पलकें नहीं झपका रही थी। फिर वह खुद को संभालते हुए उसके पैरों की ओर देखने लगा, पर उसके लंबे लहंगे की वजह से वह पैरों को नहीं देख पाया। फिर आरव को अचानक पंडित जी की बात याद आई और वह बोला, अरे, मैं आज तुम्हारे लिए लकड़ी की बनी पायल लाया हूं। इतना कहकर आरव अपने थैले को झूठे ही टटोलने लगा। मायावती खुशी से चहक उठी। उसने पायल पहनने के लिए उत्सुकता में अपने लहंगे को थोड़ा ऊपर किया और बोली, लाओ तो आरव, पहना दो मुझे पायल। आरव ने जब यह देखा तो डर से उसका मुंह खुला का खुला रह गया। उसके पैर सीधे थे, पर एड़ी आगे और पंजे पीछे की ओर थे। वह जल्दी से संभलते हुए बोला, अरे, लगता है दुकान पर ही भूल आया, कल लाऊंगा। ठीक है आरव, मायावती ने खुशी से कहा, कल जरूर लेकर आना, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। इतना कहकर वह पेड़ों के झुरमुट में चली गई। आरव जल्दी जल्दी हांफते हांफते अपने घर पहुंचा। सारी रात उसे नींद नहीं आई। अगले दिन वह सीधा पंडित रामदत्त के पास गया और कल की सारी घटना बताई। पंडित जी ने कहा, मुझे जिस बात का डर था वही हुआ। आरव, तुम जिसे औरत समझ रहे हो, दरअसल वह एक यक्षिणी है जो तुमसे सच्ची मोहब्बत कर बैठी है। पंडित जी की बात सुनकर आरव के चेहरे का रंग उड़ गया। तो अब मैं क्या करूं? वह तुम्हें नुकसान भी पहुंचा सकती है अगर तुम उसका कहा नहीं मानोगे तो।
यक्षिणियां अपनी जिद की बहुत पक्की होती हैं, पंडित जी ने कहा। तुम उसे मीठी मीठी बातों में उलझाकर उसके बालों की एक खास लट काट लेना। यक्षिणियों की शक्ति और उनकी अपनी दुनिया से जुड़ाव उनके बालों की एक विशेष लट में होता है, जिसे जीवन केश कहते हैं। अगर वह कट जाए तो वे असहाय हो जाती हैं और काटने वाले की दासी बन जाती है। मगर याद रखना, कटे हुए बाल उसके हाथ नहीं लगने चाहिए। ऐसी जगह छिपा देना जहां वह उन्हें कभी ढूंढ न सके। मैं उसे गुलाम नहीं बनाना चाहता पंडित जी, आरव ने कहा। मैं तो बस अपनी जान छुड़ाना चाहता हूं। उससे छुटकारा पाना इतना आसान नहीं है बेटा, पंडित जी बोले। वह तुम्हें हर हाल में बर्बाद कर देगी अगर तुम उसके कहे अनुसार न चले। मेरी मानो तो उसे वश में करके देखो, इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है। आरव अब दिन भर सोचता रहा। एक तरफ उसकी जान का खतरा था और दूसरी तरफ एक अलौकिक प्राणी को गुलाम बनाने का पाप। जब शाम ढली तो उसने भारी मन से अपने बच्चों के बारे में सोचा और एक कठोर निर्णय लिया। आज मायावती फिर उसे उसी जगह पर मिली। वह आज और भी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। आरव ने उसे यह जाहिर नहीं होने दिया कि वह उसका राज जान चुका है। अरे तुम्हारी पायल, आरव यह कहते हुए अपने थैले को जमीन पर रखकर उसे टटोलने लगा। जैसे ही मायावती पायल देखने की उत्सुकता में नीचे झुकी, आरव ने अपनी कमर में खोसी हुई लकड़ी तराशने वाली सबसे तेज और छोटी छेनी निकाली और उसके चेहरे के पास लटकती बालों की एक घनी इंद्रधनुषी चमक वाली लट को झट से काट लिया। एक तेज चीख के साथ मायावती अपने असली भयावह रूप में आ गई। उसकी आंखें अंगारों की तरह जल रही थीं और उसके मुंह से धुआं निकल रहा था। आरव डर के मारे कांपने लगा। आरव, तुमने मेरे साथ धोखा किया है, वह गरजते हुए बोली। मेरी मोहब्बत का फायदा उठाया है। मैं तो वैसे भी तुम्हारी गुलाम थी, मगर यह तुमने मेरे जीवन केश काटकर अच्छा नहीं किया। अच्छा, तो पहले तुम अपने उसी खूबसूरत रूप में आओ और अपने बारे में सब सच सच बताओ, आरव ने हिम्मत करके कहा। मायावती अपने खूबसूरत रूप में आई और कहने लगी, मेरा नाम मायावती है। हमारी बस्ती इसी वन के भीतर एक अदृश्य दुनिया में है जिसे फूल नगर कहते हैं। एक दिन मैं घूमती हुई इधर आ निकली। मैंने जब तुम्हें शाम को यहां से गुजरते देखा तो तुम पर फिदा हो गई। अब तो मैं तुम्हारी दासी हूं। बताओ, तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूं? अब मुझे तुमसे कोई डर नहीं, आरव ने कहा। मैं तुम्हें अपने घर ले जा सकता हूं, मगर मेरे बच्चों के सामने अपने असली रूप में कभी मत आना। कभी मेरे बच्चे तुम्हारे उल्टे पैर न देख पाए और गांव में भी तुम्हारे राज का पता न चल पाए, वरना तुम जानती हो कि तुम मेरे काबू में हो। हां, मैं जानती हूं, वह उदासी से बोली। अगर तुम मेरे बाल भी न काटते तो भी मैं तुम्हारा हर कहना मानती। मुझे तुम्हारी हर बात मंजूर है। मेरा तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं। मेरे बारे में कोई गलत ख्याल भी मत लाना, आरव ने सख्ती से कहा। जो हुक्म आरव, उसने सिर झुकाकर कहा। आरव उसे अपने साथ घर ले आया। घर पहुंचे तो उसकी बेटी लीला ने पूछा, बापू, ये कौन है? बेटा, ये तुम्हारी नई मां है, आरव ने कहा। बच्चे घर में एक सुंदर मां को पाकर बहुत खुश हुए। आरव खाना बनाने लगा तो मायावती बोली, आज से तुम इन सब झंझटों से आजाद हो। घर के काम की सारी जिम्मेदारी मेरी है। सच में आरव की दुनिया ही बदल गई। सब काम अपने आप होने लगे। घर हमेशा साफ सुथरा रहता। बच्चों के लिए रोज नए नए पकवान बनते। आरव ने अपने बच्चों को सख्ती से कहा कि मां के बारे में बाहर किसी को नहीं बताना। बच्चे अब घर से बाहर खेलने जाते तो लोग यह देखकर हैरान रह जाते कि वे अब नहाए धोए साफ सुथरे कपड़े पहने हुए रहने लगे हैं। असल में मायावती दूसरों को दिखाई नहीं देती थी, सिवाय उनके जिन्हें वह खुद चाहती थी। कभी कभी मायावती को अपने कटे हुए बालों का बहुत अफसोस होता, क्योंकि अब वह अपनों से नहीं मिल सकती थी, अपनी दुनिया में नहीं जा सकती थी। आरव ने वे बाल एक मिट्टी की हांडी में डालकर घर के आंगन में चूल्हे के पास की एक कच्ची दीवार में चिनवा दिए थे। समय बीतता गया। बच्चे बड़े होने लगे। गांव के लोगों ने बच्चों से पूछना शुरू कर दिया कि तुम्हें तैयार कौन करता है और तुम्हारे घर का काम कौन करता है। बच्चों ने कह दिया कि हमारी मां हमें तैयार करती है। लोगों को बहुत अचंभा हुआ कि यह कैसे हो सकता है। इसकी मां को मरे तो सालों बीत गए। फिर एक दिन शाम को पड़ोस की एक औरत कांता चुपके से आरव के घर में झांकने लगी। बस मायावती से उसी दिन गलती हो गई कि वह उस पड़ोसन को उल्टे पैरों के साथ आंगन में कपड़े सुखाती हुई नजर आ गई। पड़ोसन तो वहीं डर के मारे बेहोश हो गई। होश आया तो घर जाकर अपने पति को बात बताई। उसके पति ने पहले तो यकीन नहीं किया,
पर जब कांता ने कसम खाई तो वह भी सोच में पड्डीडीडीएच गया। फिर कई दिनों तक पड़ोसन और उसका पति आरव के घर पर नजर रखने लगे। एक दिन उस पड़ोसन के पति ने भी मायावती को देख लिया। फिर यह बात पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। सब आरव के घर को यक्षिणी का घर कहने लगे। उड़ते उड़ते यह बात आरव के कानों में भी पहुंची। वह बहुत घबराया और घर जाकर मायावती से बोला, मेरे बारे में लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। मैंने तुम्हें कहा था कि किसी के सामने खुद को जाहिर मत होने देना। मायावती बोली, मैंने यह जानबूझकर नहीं किया आरव। मैंने कई साल तुम्हारे यहां तुम्हारे घर और बच्चों की देखभाल की है। अब तुम मुझे आजाद कर दो। मगर आरव अब उसका आदी हो चुका था। हर काम तैयार मिले तो कौन पागल उसे आजाद करे। आरव ने साफ मना कर दिया। कुछ दिनों बाद आरव का सबसे छोटा बेटा रोहन उसी दीवार के पास जहां आरव ने मायावती के बाल हांडी में डालकर छिपाए थे, अपनी लकड़ी की तलवार से खेलते खेलते मिट्टी खोदने लगा। मिट्टी खोदते खोदते कई देर हो गई। मायावती उस लड़के के पास उसे कुछ खाने को देने के लिए आई। तभी उसकी नजर उस मिट्टी की हांडी पर पड़ी जो अब थोड़ी बहुत बाहर दिख रही थी। लड़का भी बोला, देखो मां, इस हांडी में क्या है? मैं कब से इसे बाहर निकालने की कोशिश कर रहा हूं। मायावती का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने हांडी को बाहर निकाला, उसे तोड़ा तो अंदर अपने कटे हुए बाल पाए। एक पल के लिए उसकी आंखों में आंसू और फिर आजादी की एक चमक आ गई। उसने फौरन उन बालों को चूल्हे की आग में डालकर जला दिया। अब मायावती आरव की कैद से आजाद थी। आरव जब शाम को घर आया तो मायावती बोली, आरव, मुझे अब यहां से जाना है। मुझे अपनों की याद आ रही है और तुम्हारे बच्चे भी अब बड़े हो गए हैं। यदि मैं तुम्हारी गुलाम रही और इसी दौरान अगर तुम इस दुनिया से चल बसे तो मैं यहीं इसी घर में हमेशा के लिए कैद होकर रह जाऊंगी। हरगिज नहीं, आरव चीखा। मैं तो तुम्हारा मन ले रही थी। वह मुस्कुराई। मैं तो आजाद हूं। तुम उन बालों की हिफाजत नहीं कर सके। मैं जाने से पहले तुम्हारे लिए उस हांडी में कुछ छोड़कर जा रही हूं। वह बोली, क्योंकि मैं तुमसे सच्ची मोहब्बत करती हूं। मैं तुम्हें इतना कुछ दे जाऊंगी कि तुम्हारी अगली 7 पुश्तें आराम से कटेंगी। इतना कहकर मायावती एक सुनहरी रोशनी में बदली और हवा में विलीन हो गई। आरव उसे आवाज देता रहा। वह अपना सिर पीट पीट कर रोने लगा। आरव ने जब उस हांडी को ढूंढा तो उसमें ढेर सारे सोने के सिक्के और बेशकीमती रत्न निकले। वह रातों रात अमीर हो गया, लेकिन इसी गांव में रहते रहते वह इस कलंक को धो नहीं सका। लाख कोशिश की सफाई देने की, मगर लोग फिर भी उसके घर को यक्षिणी का घर ही कहने लगे। आखिर में आरव ने शहर में एक बड़ा सा घर ले लिया और बच्चों के साथ वहीं रहने लगा। वह अक्सर देववन की ओर देखता और उस यक्षिणी को याद करता जिसने उसे गरीबी से तो निकाला, पर हमेशा के लिए एक अजीब सी तन्हाई दे गई।